कहते हैं कि ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। हमने बड़ी ईमानदारी से पार्टी के लिए कार्य किया है और मेरा जो मानना और कार्यकर्ताओं का मानना जो है, कार्यकर्ताओं की आवाज़ ये है कि अब की बार फौजी साहब जो है निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी फौजी साहब को दी जाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त भिवाड़ी में मौजूद हैं और मेरे साथ फ्रेम में जो आप चेहरा देख रहे हैं, विकास कुमार नाम है, पेशे से एडवोकेट हैं और रामकिशन फौजी जी के सुपुत्र हैं। रामकिशन फौजी जो कांग्रेस सरकार में सीपीएस रहे, विधायक रहे लगातार बवानीखेड़ा से, काफ़ी अच्छा खासा नाम है उनका। और जानेंगे इलेक्शंस को लेकर क्या कुछ तैयारियां रामकिशन फौजी की तरफ से हैं। उनके पुत्र हैं, इनसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। और ये कितना मजबूत हैं, कितना अपने आप को खरा पा रहे हैं, वो सब चीज़ भी जानेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी त्रिदेव जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके व्यूवर्स को नमस्कार करता हूँ त्रिदेव जी। जैसे कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी योग्यता क्या है और रामकिशन फौजी के कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं, सब थोड़ा सा जानकारी दें। जी त्रिदेव जी, सबसे पहले मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत से की। फिर उसके बाद मैं जो है पंचकुला में मैंने सतलुज पब्लिक से स्कूलिंग करके और फिर मैंने BA LLB जो मेरी थी वो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। और BA LLB करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी LLM की है। उसके बाद अभी मेरा कुछ ही 2 से 3 महीने में मेरी PhD भी कंप्लीट हो जाएगी, तो PhD भी मैं साथ के साथ जो है कर रहा हूँ। और 2 मेरी सिस्टर हैं और 2 हम भाई हैं। और दोनों जो सिस्टर हैं मेरी, एक PhD कर रही है और दूसरी सिस्टर भी जो है एजुकेशन की तरफ अपना भविष्य आजमा रही है और पढ़ रही है। और भाई भी मेरा जो है वो एजुकेशन की तरफ अपना ध्यान रखते हुए MA कर रहा है। और जो पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी वकालत के पेशे को भी जारी रखा। मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मैंने वकालत भी की है और अभी भी मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे जो हमारे चाहे क्षेत्र की बात हो, चाहे किसी साथी की बात हो, जहाँ भी अन्याय दिखता है मैं उसको बखूबी अपना हाई कोर्ट में भी और क्षेत्र में भी उठाता हूँ। आपने अपनी शिक्षा बताई और पेशे से आप वकालत से भी जुड़े हैं, कानून से जुड़े हैं, तो जो फ़िलहाल जो कानून में बदलाव किए उन पे क्या राय रखते हैं आप? कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा? जी, क्योंकि जो फ़िलहाल के जो कानून किस प्रकार आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, आपके व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किस प्रकार 142 जो सांसद थे कानून पास करते हुए, जब कानून को पास किया गया उनको निलंबित किया गया, उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया, उनकी राय नहीं ली गई। तो स्वाभाविक सी बात है, गलत कानून हमारे बीच में लाए गए और उसका खामियाजा हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार के कानून अभी आपने देखा होगा जो पार्लियामेंट में लाए गए हैं और 1 जुलाई से जो लागू भी कर दिए गए हैं, उस कानून की को लाने से पहले वो व्यवस्था बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उसमें कई जगह जैसे कि आप कह सकते हो कि कुछ टाइम भी निर्धारित करा है पार्लियामेंट के द्वारा कि भाई इतने समय सीमा में आपको या जजेस को या कोर्ट को जो है निर्णय देना पड़ेगा। पर मेरा मानना है कि जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से समय सीमा में आप कोर्ट को पाबंद करेंगे तो एक गलत निर्णय हो सकता है कि गलत निर्णय आए। दूसरी बात जो कानून को लेकर के है वो ये है कि इस कानून के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो पुलिसिया स्टेट बनाने का जो इनका मकसद है, पुलिस को ज़्यादा पावर दी गई है। किस प्रकार पहले के कानून में मैं आपको जानकारी दूं तो 15 दिन की जो कस्टडी होती थी तो वो पहले 15 दिन ले सकते थे। अब नए कानून में जो प्रावधान बनाए गए हैं तो जो पुलिस कस्टडी पुलिस के द्वारा ली जाएगी वो 60 दिन में कभी भी ली जाएगी। और 60 दिन में भी अगर वो चाहे जमानत पे है चाहे वह जमानत पे नहीं है तब भी पुलिस अपनी जो है कस्टडी मांग सकती है। उसके बाद जो दूसरी बात कानूनों में देखने को मिली वह
यह मिली कि किस प्रकार जो जैसे इस बार बस सेक्शनों में कुछ बदलाव किया है। सेक्शनों में आप कह सकते हैं कि जैसे जो 302 था उसको अलग सेक्शन बना दिया गया, या दूसरा कोई 420 था उसको अलग सेक्शन बना दिया गया। वो सिर्फ इसलिए बना दिया गया है कि एक वाहवाही लूटने के लिए, कि पहले आईपीसी इंडियन पीनल कोड कहा जाता था तो अब भारतीय दंड संहिता कहा जाए। एक ये आर्थिक तौर पे, और आर्थिक तौर पे तो मैं मानता हूँ कि एक हमारे देश पे एक बोझ पड़ेगा, बल्कि एक मैं वकीलों की भी बात रखना चाहूँगा। मैं वकील साथी जो हैं हज़ारों लाखों के जो उनके पास किताबें हैं और कई ऐसी महत्वपूर्ण जो जजमेंट है इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आई हुई हैं जो कि जो विपरीत हैं, जो कानून पास किए गए हैं उसकी विपरीत है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था अपने जजमेंट के द्वारा कि अगर कोई आपके पास एफआईआर दर्ज कराने आए तो आप उसको, पुलिस जो है उसको मना नहीं कर सकती, उसको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। किसी भी केस में जो है एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी कर दिया गया था, कह सकते हैं कि वो करनी पड़ेगी, पुलिस को पाबंद कर दिया गया। पर नए कानून में देखने को मिला है कि प्राथमिक जो जाँच 14 दिन की है, 15 दिन की जो प्राथमिक जाँच पुलिस पहले करेगी और फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज करेगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, आपने देखा भी होगा किस प्रकार से हमारा जो पुलिस प्रशासन है, हालांकि मैं उनको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वह भी अपने काम अच्छे से कर रहा है, पर इस तरीके के अगर कानून बनेंगे कि पुलिस के हाथ में आप इतनी पावर दे दो कि वो चाहे तो एफआईआर दर्ज करे और चाहे तो ना करे, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि आम जन के लिए ये जो है चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पर ये पुलिस अपनी मनमानी करने की प्रयास करेगी और स्टेट जो है, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपनी बात को पुलिस के द्वारा मनाने का कार्य करेंगी। विकास जी, एक सवाल, जब अब बात कानून की चल रही है, संविधान की चल रही है, तो मेरे ध्यान आ गया, किरण चौधरी आपकी अच्छी लीडर रही हैं आपकी कांग्रेस पार्टी की, और उन्होंने बीजेपी में जाते ही एक बात कही कि जो संविधान ख़त्म करने की बात थी वो तो हमने एक झूठ फैलाया हुआ था। नरेंद्र मोदी जी तो ऐसा कुछ मंशा नहीं रखते, वो तो सम्मान बहुत करते हैं संविधान का। इस पर थोड़ा सा आपकी टिप्पणी जरूर चाहूँगा मैं। नहीं, ज़रूर जो है हमने जो संविधान को ख़त्म करने की जो बात रखी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने जो है, जैसे आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो पक्ष रखा गया था, अपना सरकार के द्वारा जो पक्ष रखा गया था, उस केस में भी मैं बल्कि मौजूद था। उसमें सरकार के द्वारा सिर्फ ये स्पष्ट किया गया है कि जो ये कार्यप्रणाली शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब आप कह सकते हो जो बनाई गई है, ये गलत है। मेरा मानना ये है कि आज के समय को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से गलत ये है। और संविधान को ख़त्म करना, इसलिए भी संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, किस प्रकार से आप अगर देखोगे तो कौशल रोजगार जैसी नीतियाँ जो आ रही हैं वो भी संविधान के ऊपर प्रहार है, क्योंकि संविधान में शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, जनरल हो, जो ओबीसी हो या फिर और किसी समुदाय के छात्र हैं, उनके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है कि भाई इन परसेंटेज के तहत इन जो छात्रों का चयन होगा। और अगर कौशल रोजगार जैसी नीतियाँ आएंगी और कल को सरकारें कहेंगी कि हम इनको पक्का करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये साफ तौर पर संविधान के ऊपर प्रहार है। चलिए, इन मुद्दों से थोड़ा हटके हम लोकल मुद्दों पे आते हैं, बवानीखेड़ा की तरफ रुख करते हैं। अगर बवानीखेड़ा की बात करें तो लगातार आपके पिताजी जो हैं वो लगातार एमएलए रहे, सीपीएस रहे, तो कोई ऐसी टीस आपके घर में चर्चा होती ही होगी कि कोई ऐसा सपना जो बवानीखेड़ा के लिए उन्होंने लिया था और पूरा नहीं हुआ, जो एक दर्द हो उनके माइंड में कि हाँ ये मैं करना चाहता था और मैं नहीं कर पाया। जी, पहले तो जो मेरे फादर साहब हैं वो निरंतर प्रयास रहता है उनका लोगों के बीच में रह करके लोगों की समस्याओं का समाधान करना। क्योंकि जब 2000 में चौधरी बंसी लाल जी के जो पार्टी से, हरियाणा विकास पार्टी से जब पहली बार विधायक बने थे, तो लोगों ने बहुत भरपूर साथ व समर्थन दिया, हर प्रकार से साथ हमारे साथ खड़े रहे। तो हमारा भी प्रयास था कि किसी प्रकार से, किसी तरीके से हर साथी का जो साथी हमारा जिसने संघर्ष किया हमारे साथ मिलके, उनका कहीं ना कहीं जितना हमारे से हो पाए कर सकें। पर पिछले कुछ समय में जैसे कि हमारे पिताजी का जो प्रयास रहा है एजुकेशन के प्रति ज़रूर रहा है, कि एजुकेशन के प्रति ये रहा है कि जैसे कुछ नीतियाँ ऐसी लाई गई या हुड्डा साहब के कार्यकाल के द्वारा कुछ ऐसी भी परियोजनाएँ आप कह सकते हो कि पास हुई गई, जैसे कि ITI, जमालपुर में ITI खुलवाई गई। फिर उसके बाद महिलाओं की जो बच्ची हैं जो कॉलेज में भिवानी पढ़ने
आती थी, तो उनके लिए भी महिला कॉलेज का निर्माण भवानीखेड़ा में किया गया। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में चौधरी बंसीलाल जी के नाम से यूनिवर्सिटी की बात करो, तो प्रेम नगर में सभी साथियों से बात करके उस समय पर प्रेम नगर में यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। सभी ग्रामवासियों ने जो है फ्री में, मैं कहूँगा कि ज़मीन भी दी, और इस उम्मीद से दी थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी निर्माण होगा और गांव की भी जो जैसे आप कह सकते हो जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ आरक्षण के तौर पे उनको भर्ती भी किया जाएगा, और एक आपके वो गांव शहर से जुड़े होने का उसको फ़ायदा भी मिलेगा। और हमारी जो सबसे ज़्यादा मुझे कई बार सुनने को मिलता है तो ये है कि जो चौधरी बंसीलाल जी के नाम से जब वो मेडिकल कॉलेज का जो वहाँ पे जब पास हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में, तो उसको भिवानी में शिफ्ट जो है कर दिया गया। भिवानी में भी कहीं पे हॉस्टल कहीं बनाया गया है और मेडिकल सुविधाओं के लिए और बिल्डिंगें कहीं और बनाई गई हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि अगर वो वहाँ बनता तो उसका भिवानी को भी फ़ायदा होता और साथ में प्रेम नगर से लगते भवानीखेड़ा के क्षेत्र को और लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलता। तो अच्छा, आपके फादर जो हैं वो फौज से रिटायर्ड हैं शायद, तो उनका घर में नेचर कैसा रहता है? मतलब अगर एक बेटा होने के नाते आपसे पूछा जाए, आप रियल बता पाएँ आप। जी नहीं फादर साहब सबसे पहले तो वो एक कहते हैं कि फौजी अगर हैं तो वो अपने काम को भी लेके डिसिप्लिन है और अपना जो दिनचर्या है उसको भी लेकर के डिसिप्लिन हमेशा रहे हैं। सुबह उठना, सैर करना, उसके बाद जो है उन्हीं की दिनचर्या को देखते हुए हमें भी जो है मिलता है, देख के सीखने को मिलता है। हम भी अपना सुबह जो हमारा सुबह जल्दी उठ के जिसे डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने हमें रखा है और सिखाया है, और उन्हीं के पदचिन्हों पे हम अपना काम कर रहे हैं उनका। और कहीं भी किसी साथी को मैंने देखा है कि किसी साथी को जब कोई समस्या हो जाती है, चाहे वो कहीं हरियाणा की किसी भी कोने में हो, तो पहुंचने का प्रयास करते हैं और अपने साथी की भरपूर पूरी जितनी भी हो सकती है मदद करने का भी कोशिश करते हैं। जैसे चाहे आप कोविड के समय की बात करोगे, जहाँ पे कोविड के समय में लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए डरते थे, उस समय पे भी जो पिताजी हैं उन्होंने सैनिटाइज करवा के या फिर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा के लोगों की मदद करने का प्रयास किया है। विकास भाई, जो इलेक्शन को लेकर चर्चाएं जोरों पे हैं, चुनाव प्रचार भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर दिया है सबने, आपने भी शुरू कर रखा होगा, तो दावेदारी सबकी मजबूत है, सब अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, तो आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है टिकट को लेकर? जी, निरंतर आपने देखा होगा कि फादर साहब जो है मेरे 3 बार विधायक चुने भी गए, लोगों ने भरपूर प्यार व समर्थन दिया। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जब चौथी बार हमने चुनाव लड़ा तो उसमें भी हमारे को 43,000, जो चौथी बार हमने चुनाव लड़ा तो उसमें 33,000 के करीब जो हमारे को वोट मिले, और लोगों का समर्थन हमेशा, प्यार व समर्थन हमेशा रहा। जब जो 2019 की, जब आप कह सकते हो कि जब मोदी की लहर जब थी, हर कोई कह रहा था कि मोदी की लहर है और सरकार तो 85 पार बनेगी और ये सब, उस समय पे भी लोगों ने भरपूर प्यार व समर्थन दिया और 44,000 के करीब जो है प्रतिशत वोट हासिल किए। उसके बाद जब हमें लोकसभा की जिम्मेवारी मिली तो लोकसभा में भी पिताजी ने और हमने जो हमारी जिम्मेवारी लगी एज ए यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के तौर पे, तो हमने भी अपनी जिम्मेवारी को निभाया। लोकसभा में भी हमारा आप जो है जो जयप्रकाश जी गठबंधन के प्रत्याशी से उन्होंने विजय प्राप्त की। तो और दूसरा जो लोकसभा में के समय पे जो फादर साहब को एक पार्टी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते जो लोकसभा प्रभारी सोनीपत की जो जिम्मेवारी दी गई थी उसको भी उन्होंने बखूबी निभाया, और सोनीपत में भी आज जीत दर्ज की कांग्रेस पार्टी में गठबंधन के प्रत्याशी ने। तो दावेदारी तो जब चुनाव का अब समय है, हम अपना हमारे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, जब समय आएगा तो वो भी जो चीज़ें हैं सारी समय पे होंगी। अच्छा, ये दावे तो और भी जो मतलब कांग्रेस में जो और दावेदार हैं वो भी कह रहे हैं कि जेपी को हमने जितवाया, तो ये दावेदारी आपकी अलग से कैसे हो गई? मतलब आप कैसे मानते हैं कि आपने जितवाया? इस बात में मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और संगठन के तौर पे जो हमारी जिम्मेवारी लगती है उसको हम बखूबी निभाते हैं। और भी साथी जो हैं वो उन्होंने भी प्रयास किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, पर हमारे जो पूर्व CPS रामकिशन फौजी जी जो हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, दिन रात उन्होंने मेहनत की है, उसको भी हम नहीं नकार सकते। तो कांग्रेस पार्टी की भी जीत है, साथ में मैं तो कहूँगा कि फौजी साहब और हमारे परिवार की जो जिम्मेवारी लगी हमने भी उसको बखूबी निभाया। अच्छा, टिकट को लेकर आश्वस्त आप ज़रूर हैं।
अगर बाई चांस टिकट नहीं मिलती है, किसी और साथी को मिल जाती है, जो भी दावेदार हैं, सतवीर अतेरा जी भी हैं और भी कोई कलिंगा से भी हैं, चांग से भी हैं, तो इस तरह के कई दावेदार हैं, तो अगर इनमें से किसी और को टिकट मिल जाती है तो रामकिशन फौजी का स्टैंड क्या रहेगा, आपका स्टैंड क्या इस पे तो मैं आपको वैसे तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पर मैं तो यही जवाब दूंगा कि जो हमारे को पार्टी ने जिम्मेवारी दी उसको हमने बखूबी निभाया और आगे भी निभा रहे हैं। तो मुझे इस प्रकार से कोई जो है दिक्कत नहीं लगती कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत आएगी, और हम अपने चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव के लिए तैयारी करते हुए अपना, जैसे चाहे आप लोकसभा के समय भी दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए थे, जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा हम और बड़ी रैली करके और कार्यकर्ता साथी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और ये प्रजातंत्र की खूबसूरती ही ये है कि हर कोई अपना भविष्य आजमा सकता है, इसमें हम कोई गलत नहीं कहते कि हर कोई दावेदारी कर सकता है। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है, चाहे वह कोई भी साथी हो, किसी भी साथी का आप नाम लो, कोई भी साथी हो, ये तो खूबसूरती है। और मैं तो उनको भी कहूँगा कि अब तो पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें। आगे जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पे आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जिन कार्यकर्ताओं का, मैं तो कहूँगा जिन कार्यकर्ताओं का कोई किसी वजह से काम नहीं हुआ, पार्टी में हम मिल के सारी चीज़ें जो है करेंगे। अच्छा है ना, दबे सुर में एक और बात भी सुनने को मिल रही है कि भाई किरण चौधरी के खासम खास रहे हैं रामकिशन फौजी जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में मतलब प्रेशर से या जैसे भी मना के ले जाएं, कुछ ऐसा भी है? इस बात पे मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे को जो 2000 में मैंने जैसे कि बात कहा आपको कि चौधरी बंसीलाल जी से लग के जुड़ के उनकी नीतियों पे चल के हमने पार्टी से, चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी से चुनाव भी लड़ा और जीत भी दर्ज की। उसके बाद उन्होंने हमारे को कांग्रेस पार्टी का दामन थमाया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों पे चलते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं और आगे भी हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अच्छा, युवाओं की जो रोजगार से जुड़ी हुई मांगे हैं और पेपर में जो धांधली होती है वो अक्सर आप उठाते रहते हैं, तो कांग्रेस के पास वो है, सोच है, कौन सी विचारधारा है जो बदलाव कुछ कर पाएगी जो सिस्टम में आजकल है? युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखा है, क्योंकि आप मतलब पदाधिकारी भी हैं कांग्रेस जी तो उस नाते मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। जी त्रिदेव जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि हमने आवाज़ उठाई, हाँ निश्चित तौर पे मैंने आवाज़ उठाई। जिस प्रकार से HCS के पेपर में शायद हो सकता है कि मीडिया में उस तरीके से वो चीज़ नहीं उठाई गई। आज जब जो प्रचलन ये चलता है कि बीजेपी सरकार में कहते हैं कि भाई ये तो जो है ना जो भर्तियाँ और ये निष्पक्ष हो रही हैं, पर उस पहलू को कोई नहीं देख रहा, उसी पहलू को देख रहा है जो कुछ मीडिया के साथी, जो बड़े कह सकते हो उद्योगपति जिन्होंने बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य किया है, वो ये दिखा रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हुई है। चाहे वह अनिल नागर के समय पे पेपर लीक की बात हो, चाहे अभी थोड़ा समय में जो HCS की पेपर की जो धांधली की बात अगर मैं आपके समक्ष रखूं, तो HCS के पेपर में एक ही कक्षा में इस तरीके से 10 छात्र, 7 से 8 छात्र ऐसे थे, उनका चयन होना और उसके बाद जो सूची कि किसको कितने नंबर मिले, किस कैटेगरी से था, कहाँ का वो रहने वाला है, किसी और स्टेट का तो नहीं है या कहाँ से है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई। ये साफ तौर पे प्रतीत करता है कि कहीं ना कहीं इस पेपर में धांधली हुई है और सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है। मैंने मांग भी रखी कि इसके ऊपर एक CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी देखने को मिला कि जो SC और BC विरोधी चेहरा भी सरकार का दर्शाता है। क्योंकि SC कैटेगरी में जो साथी जिन्होंने एग्ज़ाम में आए थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसमें यह कह के उनको बाहर निकाल देना कि हमें कोई सफल कैंडिडेट नहीं मिला या सक्षम कैंडिडेट, मुझे नहीं लगता कि SC और BC में सक्षमता की कोई कमी है छात्रों में, वह भी अपनी भरपूर मेहनत करते हैं। और दूसरी बात, मैं केंद्र सरकार की भी एक बात और ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि किस प्रकार नीट में धांधली देखने को मिल रही है, किस प्रकार नीट और UGC की जो परीक्षा है उसमें धांधली देखने को मिल रही है आपको। UGC और नीट का तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें लाखों विद्यार्थी अपना भविष्य आजमाते हैं। अगर UGC में और नीट में इस तरीके से एग्ज़ाम होते रहे तो आप समझ सकते हो कि हमें किस प्रकार के डॉक्टर व इंजीनियर मिलेंगे। मुझे आशा है क्योंकि जो आपका नीट का जो एग्ज़ाम है इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इन्हीं के कुछ जो पूंजीपति लोग हैं उनको दिया गया, क्योंकि पूंजीपति लोगों को जो सारी सरकारी संस्थाएं थी वो तो बेच दी गई, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी। अब जो दूसरा टारगेट इन्होंने बना रखा है वो छात्रों को बना रखा है, किस प्रकार से छात्रों को लूटा जाए। तो
किस प्रकार इन्होंने छात्रों को लूटने का एक जरिया बना दिया कि अपने पूंजीपति मित्रों को हम एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जो है दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वो अपने तरीके से एग्ज़ाम कराते हैं, और जो उनका जो भी तय है वो उनको पता। उसमें जब सीबीआई की जांच होगी या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई डायरेक्शन करेगा तो स्पष्ट तौर पे चीज़ें आएंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी है कि इस पेपर में धांधली हुई है। और जैसे सीईटी में भी आप देखोगे, राज्य सरकार में भी सीईटी में किस प्रकार से इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई गई। सरकार की ये मंशा रहती है कि किसी प्रकार से पॉलिसीज़ ऐसी बनाओ कि कोर्टों के द्वारा कैंसिल की जा सके, ताकि क्योंकि उनकी मंशा नहीं है। किस प्रकार कौशल रोजगार जैसी नीतियाँ हमारे समक्ष लाई गई, वो भी एक प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। किस प्रकार से सरकारी संस्थानों जैसे बैंकों को पीछे का निजीकरण किया गया, जैसे सरकारी स्कूलों को आज बंद किया गया। सरकारी स्कूलों के बारे में भी कई चीज़ें अब उजागर हो रही हैं। आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से किस प्रकार जो सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं, ये साफ तौर पर जो मध्यम वर्गीय, जो गरीब परिवार मैं कहता हूँ, जो पढ़ाई की तरफ अपना रुख कर रहे थे, वो वापस ले लेंगे क्योंकि उनके पास उचित संसाधन नहीं होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। होना तो ये चाहिए कि इन सरकारी जो स्कूल हैं उसको अपग्रेड किया जाए और उसको इस तरीके से बनाया जाए कि आम गरीब का बच्चा भी ये पढ़ाते हुए उसको ज़्यादा ना सोचना पड़े कि ये मेरा खर्चा लगेगा या कुछ लगेगा। हाँ, बिशंबर वाल्मीकि यहाँ से विधायक हैं, साथ में राज्य मंत्री भी हैं आजकल। तो आपने देखा पिछले इलेक्शन में भी लगातार मतलब बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स रहे हरियाणा में, उनका पुरजोर विरोध रहा। जी जी। खासकर बवानीखेड़ा की बात करें तो अगर बिशंबर वाल्मीकि की रिपोर्ट देखें तो लगभग लोग विरोध करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि वो तो आते ही नहीं है, इस एरिया में आते नहीं, ना दुख में ना सुख में, शादी ब्याह में भी नहीं आते, और काम कराना ना कराना वो तो बहुत दूर की बातें हैं। तो इस तरह से जो विरोध हो रहा है, मेरी बीजेपी के भी काफ़ी नेताओं से बात हुई है और वो भी खुले तौर पे कहते हैं कि बिशंबर वाल्मीकि ने लोगों के लिए काम किया नहीं, बवानीखेड़ा की जो उम्मीदें थी उस पर वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाए। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस कितना फ़ायदा ले पाएगी, मतलब जो बिशंबर वाल्मीकि की जो किरकिरी यहाँ से हो रही है उसका? फ़ायदे से पहले तो मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि बिशंबर वाल्मीकि जी को जैसे 2014 के चुनाव में और 2019 का जो चुनाव हुआ था, 2014 और 19 के चुनाव में, या फिर आप अभी आगे आने वाला चुनाव है 2014-19 के चुनाव में लोगों ने उन्हें साथ में समर्थन दिया, उसकी बदौलत वह विधायक भी बने और विधानसभा में पहुँचे। पर जो लोगों की आस व उम्मीद थी उस प्रकार से वह न तो कार्य कर पाए। चाहे वह खर्क में ITI की मांग हो, कांग्रेस के कार्यकाल में ITI को भी पास किया गया, वो भी आज तक नहीं बना पाए। चाहे वह आप देखोगे कि और भी कोई पानी के आजकल मेरे को दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारे क्षेत्र के लोगों को मुझे दुख होता है ये बात बोलते हुए कि पानी की कितनी भारी किल्लत है। हर गांव में, प्रत्येक गांव में आपने देखा होगा त्रिदेव जी की, प्रत्येक गांव में आज लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीने के पानी के लिए। आज उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं कि अपने क्षेत्र का दुर्भाग्य है। इस तरीके से अगर कोई विधायक या मंत्री बनता है जिसको अपने क्षेत्र की कोई चिंता नहीं होगी तो लोगों को तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। और उसका रिजल्ट लोकसभा में भी लोगों ने दिखाया। लोकसभा में कांग्रेस की जयप्रकाश जी की अपना पर्टिकुलर, अगर मैं विधानसभा से बात करूं तो विधानसभा से जीत हुई लोकसभा में। विकास और युवा आपको देख रहे हैं तो मैं आपके दिल की भी एक बात जानना चाहूँगा कि रामकिशन फौजी ही उम्मीदवार होंगे या विकास भी किसी कंडीशंस में हो सकते हैं? जी, मैं तो जो भी मुझे पार्टी के द्वारा या फिर फौजी साहब मेरे पिताजी के द्वारा जिम्मेवारी दी जाती है, मैं बखूबी उस चीज़ को रखता हूं। और दूसरी बात अगर मैं कहूं तो मेरे को बड़ा खुशी व गर्व होता है कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हैं। इतना समय हो गया हमें कार्य करते हुए कि आज 15 साल तो हम विधायक रहे, 10 साल कांग्रेस में रहे और उसके बाद 10 साल से आगे फिर हमने दोबारा कांग्रेस से चुनाव लड़ा। कहते हैं कि ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। हमने बड़ी ईमानदारी से पार्टी के लिए कार्य किया है और मेरा जो मानना और कार्यकर्ताओं का मानना जो है, कार्यकर्ताओं की आवाज़ ये है कि अब की बार फौजी साहब जो है निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी फौजी साहब को दी जाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे। रामकिशन फौजी से जुड़ा कोई खास किस्सा जो आमजन नहीं जानते, कोई खास जो एक यादगार हो, जो आज तक मीडिया में नहीं आया या लोगों को पता नहीं है, कोई ख़ास किस्सा उनसे जुड़ा हुआ? आप एक बेटे हैं, शायद आप बता सकते हैं। नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि वो अपने कार्य को लेके हमेशा डिसिप्लिन रहे हैं और
जिस प्रकार से आप लेते उनका एक हॉर्स राइडिंग या कह सकते हो हॉर्स राइडिंग के प्रति भी काफ़ी लगाव रहा है, या आप कह सकते हो कि पेड़ पौधे लगाने में भी काफ़ी, पर्यावरण के प्रति भी काफ़ी जागरूक हैं। वो जब भी समय मिलता है तो अपना गांव में या खेत में किस तरीके से वो समय निकालते हैं अपना, तो उनकी एक इस तरीके से पर्यावरण की तरफ भी एक रुचि है और खेल के क्षेत्र में भी वो अपनी रुचि रखते हैं। अच्छा, कोई ख़ास डिस्कशन आपके बीच में परिवार में होता होगा, तो अगर भवानीखेड़ा से आपको फिर से जनता मौका देती है, परमात्मा ऐसा नजाकत देता है, फिर से आप विधायक होते हैं, तो कौन सी ऐसी आपको लगती है कि जो काम आप पहली कलम से करेंगे? जी, क्योंकि भवानीखेड़ा के क्षेत्र में जो मेरे पिताजी ने स्वास्थ्य के प्रति कोशिश भी की है, उनकी कोशिश रही है। जैसे कि आप मेडिकल सुविधाएं जमालपुर में बात करोगे, चाहे अन्य किसी गांव में बात करोगे, पीएचसी और सीएचसी सेंटर खुलवाने का प्रयास किया गया। चाहे वो एजुकेशन को बात करेंगे तो भवानीखेड़ा में जो महिला कॉलेज खुलवाने की बात हो, चाहे जमालपुर में ITI की बात हो, और भी अनेक कार्य हों, तो हमारा प्रयास शिक्षा के प्रति रहेगा कि भवानीखेड़ा में एक जैसे अगर लड़कियों का कॉलेज है तो लड़कों का भी एक कॉलेज होना चाहिए। शिक्षा में ये रहेगा कि हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सरकारी स्कूल हैं हम उनको अपग्रेड करके और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वहाँ पढ़ सकें। स्वास्थ्य के प्रति हमारा ये रहेगा कि अगर हम और भी बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को दे सकें। और एक आम तौर पे मेरे को देखने को ये मिलता है कि जो साथी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं लाइब्रेरी, कुछ गाँव में तो लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, लोगों ने अपने पार्ट से लाइब्रेरीज़ बना रखी हैं। जैसे बाबा साहब के नाम से कोई अगर संस्था है या किसी महापुरुष के नाम से संस्था है तो वहाँ लाइब्रेरीज़ भी बनी हुई हैं। तो मेरा मानना, मेरी व्यक्तिगत मानना ये है कि जहाँ पे नहीं बनी वो बनवाने का कार्य करेंगे, और जहाँ बनी हुई हैं उनको लाइब्रेरी की बनवाने का कार्य करेंगे ताकि बच्चे पढ़ सकें और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और जो भी हमारे पे कोशिश ये रहेगी, पानी की, जैसे जल घर हमने कई गाँव में, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, कई गाँव में हमने जल घर बनाने का प्रयास किया, कुछ गाँव रह गए। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि इस तरीके की जो व्यवस्था अभी हुई है, जैसे पानी की समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही है, हमारा पूरा कोशिश रहेगी कि आगे हम पानी की समस्याओं को दूर करने की बात करेंगे। और दूसरी जो है, जैसे आप देखोगे हमारे क्षेत्र में, चाहे वो भैणी कुंगड़ की बात हो, चाहे वह कालवास की बात हो, विजेंद्र भाई बॉक्सर, चाहे वह और किसी जैसे धनाड़ा की बात हो, नीतू जी, और ओलंपिक में भी अपना प्रचंड लहराने का काम किया। तो इस तरीके की ऐसे हमारे क्षेत्र में मेरे को देखने को मिला है कि कई साथी ऐसे हैं जिनको सुविधाएं उस तरीके से नहीं मिल पाई जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी। अगर उनको वो सुविधाएं मिल जाती तो वो अपने क्षेत्र में और अच्छा प्रयास करके अपना नाम बना सकते थे। जैसे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में पदक लाओ पदक पाओ वाली नीतियां हैं। इस तरीके की नीतियां ला करके जो है छात्रों के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी कार्य करेंगे। जैसे स्टाइफंड की एक व्यवस्था बनाई गई थी कि क्योंकि गरीब परिवार का बच्चा अगर खेल करेगा तो क्या कुछ नहीं होता उसको, मतलब क्या कुछ पैसे की भी ज़रूरत है। और भी तो सरकार की तरफ से, हमारी सरकार से भी यही मांग रहेगी आगे, और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि जो बच्चे हैं उनको उचित स्टाइफंड मिल पाए ताकि उनको पैसों के तौर पे कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो इस तरीके की, और स्टेडियम की, जो हमने कई गाँव में स्टेडियम का निर्माण भी किया है, उनको अपग्रेड कराने का भी हमारे कार्यकाल में किया गया। तो जैसे ही हमारा आगे समय निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम स्टेडियम को भी अपग्रेड भी कराएंगे और भी स्टेडियम बनाने का कार्य करेंगे, चाहे भवानीखेड़ा की बात हो चाहे किसी और क्षेत्र की बात। विकास जी, अंत में जो भवानीखेड़ा के लोग आपको देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके नाम कोई खास संदेश, कोई खास बात आप उनको डिलीवर करना चाहते हैं? जी, मैं तो भवानीखेड़ा की जनता का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शायद हो सकता है किसी साथी से मेरी कभी मुलाकात ना हुई हो, और पर हमारा उन्होंने बहुत साथ भी दिया। चुनाव के समय में हर जिम्मेवारी भी उठाते हैं, चुनाव के समय में वोट भी कांग्रेस के पक्ष में देते हैं, सारी चीज़ करते हैं। उनका मैं तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। जितना धन्यवाद करूँ कम है। और जो जिम्मेवारी उनके द्वारा हमारी दी जाएगी, चाहे हमारे को विपक्ष की जिम्मेवारी दी, हमने बखूबी विपक्ष में जनता की आवाज़ को उठाने का कार्य किया, और आगे जो जिम्मेवारी मिलेगी मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई कमी रही है तो हम उनको ठीक करने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, विकास कुमार को आपने सुना, एडवोकेट हैं और रामकिशन फौजी के सुपुत्र हैं, जो कि CPS रहे हैं, विधायक रहे हैं भवानीखेड़ा से। आपको ये वीडियो कैसी लगी, राय ज़रूर दें हमें कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।